रात को मैं गहरी नींद में थी। मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी आंखें खोलकर देख रही थी तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ख्याल यही आया कि जीजू को कुछ हो तो नहीं गया कि वह इस वक्त मुझे जगाने आई है। और जैसे ही उससे पूछा कि क्या हुआ है तो वह फौरन मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने का इशारा करने लगी। मुझे हैरत हुई कि रात के इस वक्त मुझे जगाने भी आई है और मुझे ऐसे खामोश रहने को क्यों कह रही है। और फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ ध्यान गया तो मुझे लगा शायद घर में कोई घुस आया है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। और जब मैंने इशारों से पूछा कि क्या बात है तो उसने जो बात मुझे कही वह मुझे परेशान करने को काफ़ी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बैठकर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों चाहती हो और मैं उसके पति के साथ कैसे सो सकती हूँ, लेकिन वह जिद करने लगी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ रुक जाऊँ और जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहाँ सो जाऊँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे खतरा था कि जीजू को पता चल जाएगा तो एक दिन वह हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी बीवी की जगह मैं कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी बहन मेरी मिन्नतें कर रही थी और उसके मुझ पर बहुत एहसान थे, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। और फिर कुछ देर पहले मेरी बहन दोबारा आई और मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की हरकत पर था कि उसे रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ थी। सुबह जब नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर थे और उनके किसी अंदाज से मुझे महसूस नहीं होता था कि उन्हें कुछ मालूम है। मुझे शिद्दत से इंतजार था कि जीजू घर से जाए तो मैं बहन से पूछूं कि ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने अपनी बहन से सवाल किया कि ये सिलसिला क्या है, तुम रात को कहाँ गई थी, तो मेरे सवाल पर रोने लग गई और उसने कहा कि मैं तो रात को अपनी दोस्त के साथ अस्पताल थी। मुझे उसकी बात ने हैरान किया कि अगर किसी दोस्त के साथ अस्पताल गई थी तो ये अच्छी बात थी और जीजू को बताकर भी जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो कहने लगी कि मेरी इस दोस्त को तुम्हारे जीजू को ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वह लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई। सबको लगता है कि जो लड़की अकेली रहती है वह बदकिरदार होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये भी रिवायती मर्दों की तरह उसे बदकिरदार समझते थे। मैंने जब पूछा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उस रात को अस्पताल जाना पड़ा तो मेरी बहन ने उस बात को टाल दिया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया। मैं भी इस बात को भूल गई कि चलो एक अच्छा काम ही किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे तो फिर ऐसे ही रात को मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और उसने फिर मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। मैंने पूछा कि फिर इस दोस्त के साथ जा रही हो तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस अस्पताल जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे मालूम हो जाए, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ ना बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी। रात को अस्पताल जाने की क्या बात बनती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वह 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते मुझे यूं लगता कि अब मेरा राज खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने दिल के मुकम्मल तौर पर सोच लिया कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी नहीं मानूंगी और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जीजू को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर ठीक मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं और मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ये धमकी भी दे दी कि मैं जीजू को सब बता दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमने सब कुछ बताया तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी, यहाँ नहीं रखूंगी क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरी जिंदगी का सवाल था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जाकर उसके बिस्तर पर सो गई। मेरा दिमाग सोचों की जंग में झगड़ा हुआ था। ठीक है, अगर ये बात खुल गई तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर खामोशी से इंतजार करना चाहिए? मैं लेटी छत की तरफ देखते हुए ही यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट ली। मैंने झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस ना हो कि मैं जाग रही हूँ और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि साली हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला लिया था। मेरा नाम शालिनी है। हम 2 ही बहनें हैं और हमारा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है। मुझसे बड़ी बहन पूजा की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में ही रहती थी।
मैंने जब मैट्रिक पूरा किया तो करीब के कॉलेज में दाखिला होने के लिए फॉर्म जमा कर दिया, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मुझे बड़े शहर में दाखिला करवाएगी और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिए। और जब मेरा दाखिला हो गया तो उसने खुद ही फीस दी और कहा कि मेरे घर के पास ही है और तुम मेरे पास ही रहोगी। इसलिए मेरी बहन ने अपने पति और पापा को कैसे राजी किया मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो खुश थी कि मुझे बड़े शहर में बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं इस मौके को कैसे छोड़ सकती हूँ, और गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन हर कदम पर मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन होता था उसी तरह के कपड़े लेकर देती थी, अच्छा बैग देती, जेब खर्च देती, ऐसे ही सारे काम मेरी बहन कर देती थी। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी बहुत से एहसान मुझ पर हो गए थे। और वैसे भी वे मेरी बड़ी बहन थी, तो मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था जब पहली दफ़ा कॉलेज में छुट्टियां हुई, और मैं बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। न जाने उसकी ज़ुबान में क्या था कि पापा भी हमेशा उसका साथ देते थे। मुझे लगता था कि वह मेरा ख्याल रखती है, इसलिए इतनी परवाह करती है, क्योंकि खुद उसने छोटे कस्बे के कॉलेज से पढ़ा था और शायद वह चाहती थी कि उसकी बहन अच्छा पढ़े और गाँव में सबसे आगे हो। लेकिन मेरी बहन के दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां भी कुछ बाकी थी और मैं गांव से वापस आ गई थी। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा समझने लगे थे, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत होती जा रही थी। इसलिए वह भी मेरे वापस आने से बहुत खुश हैं। और जिस दिन मैं गाँव से वापस आई उसी दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई थी। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई और उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा कि मेरी दोस्त को अस्पताल जाना है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर मेरी जगह सो जाओगी तो उनको मालूम नहीं होगा। मैं इस चीज़ से बेफिक्र हो गई, उस पर ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दफ़ा उसकी बात मान के मैंने अपने लिए क्या मुसीबत खड़ी कर ली है, और ये चीज़ मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबत लेकर आएगी ये मुझे मालूम नहीं था। उस बात को अभी एक हफ्ता गुजरा कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा था। मैंने उससे बहुत बहस की थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और जब 2 से 3 दफ़ा यही हुआ तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी, और वह जब भी मुझे जगाती तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर सो जाती थी। लेकिन एक दिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे जीजू जाग रहे हो और उनको मालूम हो कि उनके बिस्तर पर मैं उनके साथ उनकी बीवी नहीं बल्कि साली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो फिर क्या होगा। न जाने कैसे वह कुछ घंटे गुजर गए, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह उसको बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वे तुमसे सवाल करते या मुझसे सवाल कर लेते, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और ये सिलसिला भी जारी रहा। मेरी बहन पहले कभी हफ्तों में जाया करती थी, अब तो तकरीबन हर 2-3 दिन बाद ये काम जारी था। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वह कहाँ जाती है और इस सवाल को टाल देती थी। और हैरत की बात ये थी कि वह जिस दोस्त का नाम लेती थी उस दोस्त को आज तक मैंने देखा भी नहीं था। कभी वह हमारे घर नहीं आई थी और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी, और मुझे भी कभी नहीं मिलवाया था। मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मुझे बिल्कुल यकीन था कि हम जो कुछ कर रहे हैं मेरे जीजू सब जानते हैं। लेकिन मेरी बहन मान नहीं रही थी और ना ही कुछ बता रही थी। मैंने सोच लिया था कि उससे पहले बात खुल जाए तो मुझे सारी हकीकत मालूम हो, इसलिए मैंने सारी प्लानिंग करके रख ली थी। 3 दिन हो गए थे और बहन ने रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे यकीन था कि आज रात को वह ज़रूर कहेगी। इसलिए जब रात को बहन ने जगाया तो मैं बगैर कुछ कहे चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। बहन ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वह बेफिक्र होकर घर से निकल गई, लेकिन मैंने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी, इसलिए मैं फ़ौरन बिस्तर से उठी और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे ये सब करते हुए डर भी लग रहा था,
लेकिन मेरा दिमाग मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं बस जहाँ बहन जा रही थी उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि जीजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था वह सब कुछ जानते हैं। गली में बिल्कुल अंधेरा था और मैं बहन के पीछे दबे कदमों चलती जा रही थी। सर से पांव तक मैंने काली चादर ओढ़ रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं कुछ डरपोक टाइप की थी, इसलिए मैं डर भी रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। लेकिन मुझे यूँ लगता था कि जैसे उसे एहसास हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि वह हर थोड़ी देर के बाद रुक के पीछे भी देख रही थी। लेकिन मैं घरों की आड़ में चल रही थी, इसलिए शायद उसे नजर नहीं आई थी। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन ने एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से मैं गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी, और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी, इसलिए मुझे कुछ मालूम ना हो सका कि वह किसकी गाड़ी है और उसका नंबर क्या है। मेरे पास तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में गई और उसकी जगह पर जाकर लेट गई। मुझे यकीन था मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन ना ही उन्होंने मुझसे कोई सवाल किया और ना ही मैंने कोई आवाज़ की, बल्कि खामोशी से लेट गई। तकरीबन 3 घंटे बाद मेरी बहन वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और वह अपनी जगह पर लेट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से सवाल करूंगी कि वह फिर कहाँ जाती है, और अगर उसने मुझे कुछ ना बताया तो मैं सारी बात अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत होती थी कि वह कैसे सब कुछ करती है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल निकली है। उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है तो यकीनन वह 3 घंटों के लिए किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी बहन के रवैये पर गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे कपड़े कहाँ से लेती है और मुझे भी ज़्यादा पॉकेट मनी देती है। ये सारे पैसे आखिर कहाँ से आते हैं? मैं जैसे जैसे सोचती जा रही थी, मुझे अपनी बहन की हर कहानी में झोल नज़र आ रहा था। कोई तो गलत कर रही थी, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मेरा दिमाग ख़राब होता, साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी हो जाती। और आखिर वे सब क्यों कर रही है? उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो, और उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, तो फिर वह क्यों धोखा दे रही है? अपने पति को इस किस्म के बहुत से सवाल थे, लेकिन मेरे जवाब मेरी बहन के पास नहीं थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहती थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू के ऑफिस चले जाने के बाद अपनी बहन से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि वह कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। मैंने उसे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह किसी गलत रास्ते पर चल निकली है और कल रात मैं ही उसका पीछा कर रही थी। और अब भी अगर उसने मुझे सच ना बताया और उस सबको ना रोका तो मेरे पास आखिरी हल यही होगा कि मैं उसके पति को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो मेरी बहन परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो ये मेरा मसला है, तुमको इसमें पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि तुम मेरा साथ दे सको, और तुम बिल्कुल एक जैसी हो, इसलिए अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा मैं जब तक चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम इनकार करती रहोगी तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। मैं तुम्हें गांव भेज दूंगी और पापा को ये बताऊंगी कि तुम्हारा अपने जीजू के साथ कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। उसके बाद ना तुम्हें पापा आगे पढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। तुम्हारी सारी जिंदगी एक सवाल ही बनकर रह जाएगी। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी कि अगर उसने सच में ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी बहन की खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उस वक्त तो रोते हुए वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी, ये सब क्यों कर रही है? वह तो बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसकी सारी जवानी मेरे सामने ही गुजरी थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया था, क्योंकि वह शहर में अकेली पढ़ने भी गई थी। उसने शहर से 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी किया था। वह अकेली रहती थी, लेकिन कभी उसकी कोई ऐसी बात न सुनी। तो अब आकर जब वह शादीशुदा है तो ऐसा काम क्यों कर रही है? कभी दिल कहता कि वह कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों देखा भी झुटलाया नहीं जा सकता था। मैं हर तरफ से घिर चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो बेइज्जती थी, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसलिए हर रास्ता बंद हो चुका था।
पढ़ाई अधूरी छोड़कर मैं गाँव जाती तो सभी सवाल करते, और अगर किसी को कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसलिए मुझे खामोशी से वही काम करना था जो ये कह रही थी, क्योंकि ये सब मेरा दिल करने पर राजी नहीं था। और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे। जो मेरे लिए और ज्यादा परेशान रहने की बात थी, वे बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो मुझसे रोमानी बातें करने लगते, जैसे वे जानते हो कि मैं रात को उनके पास सो जाती हूँ। ये बात मेरे लिए और ज्यादा परेशानी की बात थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में भी नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि पापा से नहीं तो जीजू से बात ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब उनकी रुमानी बातों की वजह से मैं उनसे भी खिंची हुई रहती थी। मेरे लिए कोई सही रास्ता नहीं था सिवाय ऊपर वाले के, और मैं पूजा करते हुए रो रो कर यही मिन्नतें करती थी कि वह मेरी बहन को हिदायत दे दे या मुझे सबसे निकलने की कोई तरकीब बता दे। एक बार मैं बहन की अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि आंखों ने एक अजीब सी चीज़ देखी कि पीछे करके एक शॉपर छिपाया हुआ था, और जब मैंने वह खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें बहुत ही ज्यादा फिटकरी पड़ी थी। मैंने अपने खानदान में दूर दूर तक कभी नहीं देखी थी, तो उसका मतलब है कि मेरा शक सही निकला। मेरी बहन गलत रास्ते पर चल निकली थी। इस तरह रात को फिटकरी लेकर जाना, इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अपनी बहन से शायद नफरत महसूस हो गई थी। जीजू की गलतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बहन को भी नहीं बता सकती थी कि जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही है वह मेरी क्या मदद करेगी। वह तो मुझे अपने पति के साथ बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। उस दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मेरे लिए बहुत ही नाकाबिल यकीन था। सामने मेरे जीजू को मरे हुए पड़े थे और मेरी बहन वहीं बैठी रो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी बहन ने फौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे खड़ा कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश हो जाओ। मुझे लगा कि मेरी बहन ने अपने पति को मार दिया है ताकि वह खुलकर रंगरलियां मना सके, क्योंकि पता नहीं मैं रात को किससे मिलने जाती थी। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू का अंतिम संस्कार करके लेकर चले गए और फिर भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी। तुम्हें कम से कम अपने पति को नहीं मारना चाहिए था। उन्होंने क्या जुर्म किया है? अगर वे तुम्हारे रास्ते का कांटा थे तो उनसे डाइवोर्स ले सकती थी, लेकिन बेगुनाह को ऐसे मारना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा कि वह बेगुनाह कैसे है? क्या वे तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सर झुका कर रह गई थी। तो मेरी बहन ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ हकीकत क्या है। और फिर मेरी बहन ने मुझे जो हकीकत बताई वह मुझे हैरत ज़दा करने लगी थी। उसने बताया, शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी, तुम्हें याद है? मैंने कहा कि मुझे याद है। तो उस पर उसने मुझे बताया कि वह कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने जादू टोना सीखा था और वह यही सीखने आई थी। उसने घर में किसी को नहीं बताया। ये बात सिर्फ उसकी एक दोस्त को मालूम थी। कुछ अरसे बाद उसका रिश्ता आ गया और पापा ने जिद करके उसकी शादी तय कर दी। मैं खुद भी शादी से बहुत खुश थी और शादी को 1 साल हो गया था। हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जब शादी के बाद उसके पति को पता चला कि वह माँ नहीं बनने वाली, तो वह अपनी उस जादू वाली के पास जाते थे जिससे उसने वह जादू सीखा था। क्योंकि उस जादूगरनी ने मुझे फिटकरी से मसाज करने को कहा था, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ वहां जाती थी और फिटकरी से मसाज करवाती थी कि जिससे मैं माँ बन जाऊं। मैंने अपने पति को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर मैं उन्हें बताती तो वे दूसरी शादी कर लेते और मैं अकेली रह जाती। लेकिन मैंने उन्हें किसी से बात करते सुना तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें सब पता था कि मैं माँ नहीं बन सकती और वह मुझे मारकर तुमसे शादी करना चाहते थे और तुम्हें इस्तेमाल करके जो रातों को उठकर बाहर जाती थी, तो ये सारे ही अपने काम की वजह से जाते थे। इसका मतलब मैं जो सोच रही थी वह सही था कि उसका पति सब कुछ जानता था, और हमेशा मुझे भी लगता था कि मेरे जीजू ये सब जानते थे। तो वह बात सच थी। वह हमेशा से जानते थे कि मेरी बहन कहीं चली जाती है। मसला ये था कि उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। उसकी वजह से वह तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने वाला था। वह चाहता था तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालकर तुमसे शादी कर ले, और उस दिन फोन पर बात भी वह मुझे मारने की कर रहा था। इस बात को बुनियाद बनाकर मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर लेना चाहता था, लेकिन मैं उसके बंदे के हाथ कभी नहीं। और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि उस वक्त जो हो रहा है वो एक जुआ है, और आज तो मैंने खुद उसको मार दिया है, क्योंकि मैं पति तो खो सकती हूँ
लेकिन अपनी बहन के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मेरी बहन क्या थी और मैं उसे क्या समझ रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी, जो उसने खुले दिल से कबूल कर ली। अब हम भी उस शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी जीजू की तलवार नहीं है और ना ही मुझे ये खौफ सताता है कि मेरी बहन किसी गलत राह पर चल रही है और वे मुझे इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता। इसलिए हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। जो इंसान गलत होता है वो गलत नहीं होता, और जो इंसान हमें सही दिखता है वो सही नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।